दोस्तों नमस्कार। सर्वज्ञान 8 क्लास के एक नए वीडियो में आप लोग के फिर से हम स्वागत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हम क्लास 10th के जो इतिहास का जो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित जो अति लघु और लघु प्रश्न था उसका फुल एक्सप्लेनेशन हमने दिया उस वीडियो में। आप उस वीडियो को पहले देख लें। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं उसके यूरोप में राष्ट्रवाद के जो प्रश्न हैं दीर्घ का, वो दीर्घ को सारे प्रश्नों को हम इसमें तबड़तोड़ आज क्या करने वाले हैं, फुल एक्सप्रेशन करने वाले हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लें। हाँ, नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी 2024 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 10वां का, उसमें उसको हेल्पफुल साबित होवे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ का क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है दीर्घ का, कहता है इसमें कि इटली के एकीकरण में जर्मनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी योगदान को बताएं। कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी ये तीनों सबसे बड़ा जो एक पथ प्रदर्शक के रूप में थे जो इटली के एकीकरण करने में, इनको बारे में बताना है, इनके योगदान के बारे में बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से इटली के एकीकरण में ये तीनों ने। तो सबसे पहले देखेंगे हम मेजनी के बारे में कि किस प्रकार से अपना अहम भूमिका निभाया उन्होंने इटली को एक करने में। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं मेजनी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में, मेजनी। कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी का अहम योगदान है। तो सबसे पहले देखते हैं मेजनी के बारे में। तो मेजनी का पूरा नाम है जोसेफ मेजनी। ये पिछला वीडियो में हमने भी दिखाया। पूरा नाम क्या है, जोसेफ मेजनी नाम है, जो एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक था एवं योग सेनापति था। मेजनी में तत्कालीन राजनीतिक गुणों की कमी थी। मेजनी के अंदर तत्कालीन राजनीतिक गुण की कमी थी, जिसके बदले मेजनी को इटली के एकीकरण में बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। इटली में मेजनी के पास जो राजनीतिक गुण था वो बिल्कुल सही नहीं था, और यही के चलते था कि इटली को एक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, ये जो थे मेजनी, ये गुप्त राष्ट्रवादी संगठन जिनका नाम था कार्बोनरी, इस संगठन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने एक करने के लिए 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप, ये दो संस्थाओं की स्थापना मेजनी ने किया। तो इस प्रकार से इटली के एकीकरण करने में मेजनी ने अपना अहम भूमिका निभाया। इसके बाद देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर कौन है, क्या किया काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण करने के लिए। काउंट काबूर मेजनी के प्रयासों के बाद भी इटली का एकीकरण असफल रहा, ये सही बात है। इस घटना को देखते हुए इटली के नए शासक विक्टर एमेनुअल बने। इटली का शासक कौन बना, विक्टर एमेनुअल, जो एक उदारवादी शासक था, और इसने सार्डिनिया, पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। यानी इटली दो भाग में बटा हुआ था, एक उत्तरी इटली और एक दक्षिणी इटली। तो उत्तरी इटली का प्रधानमंत्री, जहां दो शहर थे सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, उसका प्रधानमंत्री किनको बनाया गया, काउंट काबूर को बनाया गया। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया, तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया विक्टर एमेनुअल ने। आपको याद रखना है कोई हर हाल में इसको, कि विक्टर एमेनुअल ने किसे इटली का प्रधानमंत्री बनाया, तो काउंट काबूर को। या काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कौन बनाया, तो विक्टर एमेनुअल। इटली का शासक कौन था, तो विक्टर एमेनुअल। कहता है क्योंकि काबूर यानी काउंट काबूर एक राष्ट्रवादी एवं सफल कूटनीतिक था। इसने मतलब किसने, काउंट काबूर ने फ्रांस को कुछ राज्य देने के लालच से अपने ओर मिला लिया, फ्रांस को अपने ओर मिला लिया। और 1853 से 1854 के बीच जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, उसने काबूर ने पेरिस में, कहाँ, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपना राजनीतिक कला से ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर पूरे यूरोप को चिंता बना दिया। और 1859 से 60 के बीच में फ्रांस की मदद से काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया और रोम को छोड़कर उत्तरी इटली एवं मध्य इटली को एक करने में अपना अहम रोल निभाया। कौन, काउंट काबूर। नेक्स्ट देखते हैं गैरीवाल्डी किस प्रकार से इटली के एकीकरण करने में अपना अहम भूमिका निभाया। चलिए देखते हैं गैरीवाल्डी के बारे में जान लेते हैं। गैरीवाल्डी एक महान क्रांतिकारी एवं राष्ट्रभक्त व्यक्ति था, जो पेशे से एक नाविक थे। पेशे से क्या थे, एक नाविक। याद रखना आपको, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीवाल्डी अपने मेजनी का समर्थन था। गैरीवाल्डी पहले किसके समर्थक था, मेजनी का शुरुआती में, लेकिन बाद में काउंट काबूर के विचारों का समर्थन हो गया। गैरीवाल्डी
स्टार्टिंग में मेजनी का समर्थक था, लेकिन बाद में वह प्रभावित हो गए काउंट काबूर से, उनके विचारों को मानने लगे। गैरीवाल्डी ने तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। गैरीवाल्डी जो थे वह तलवार के बल पर इटली को एक करना चाहते थे, इटली को एक करना चाहते थे। इसके लिए गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन बनाया। क्या किया? लाल कुर्ती नामक सेना गठन किसने किया? गैरीवाल्डी ने। और इस संगठन का के बदौलत दक्षिण इटली के दो क्षेत्र, जिसका नाम क्या था? सिसिली और नेपल्स। गैरीवाल्डी ने दक्षिण इटली के दो शहर सिसिली और नेपल्स को जीत लिया, और जीते हुए क्षेत्र को इसने इटली के शासक विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जब विक्टर एमेनुअल ने पूरा दक्षिण इटली का भार गैरीवाल्डी को दिया, तो गैरीवाल्डी दो क्षेत्र को जब जीते तो गैरीवाल्डी को कहा गया विक्टर एमेनुअल के द्वारा कि आप पूरे क्षेत्र को रख लीजिए, लेकिन गैरीवाल्डी एक राष्ट्रभक्त होने के नाते वो अपने सारे संपत्ति और जीते हुए दो क्षेत्र सभी शासक को दे दिया, यहाँ तक कि अपना सारा राष्ट्र संपत्ति को कर दिया, अपना संपत्ति सारा राष्ट्र को कर दिया, और वो आम किसानी के जीवन जीने लगे। इसके बाद इस तरह मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के सहयोग से संपूर्ण इटली का एक हो पाया, संपूर्ण इटली एक हो पाया। चलिए दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। जर्मनी का एकीकरण में किस प्रकार से बिस्मार्क ने अपना भूमिका निभाया? बिस्मार्क कहाँ का शासक था? ये प्रासा का था। कहाँ के? प्रासा के। चलिए देखते हैं। कहता जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत अहम भूमिका थी, बहुत ही अहम भूमिका थी। किस प्रकार से भूमिका थी आइए समझते हैं। कहता है क्योंकि जर्मनी कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जर्मनी 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसके कई क्षेत्रों पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कब्जा था। और उस सभी क्षेत्रों पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का क्या था? कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कब्जा था। जब जर्मनी का शासक विलियम प्रथम को बनाया क्योंकि यह एक योग्य और राष्ट्रवादी कूटनीतिज्ञ शासक था, और इसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण प्रासा के बिना अछूता है। विलियम प्रथम को ऐसा मानना था कि बिना प्रासा के जर्मनी एक हो ही नहीं सकता है, और इसलिए प्रासा का चांसलर बिस्मार्क को बनाया गया। प्रासा का चांसलर किसे बनाया गया? बिस्मार्क को बनाया गया। और बिस्मार्क जर्मन डायड का क्या था? प्रतिनिधि, यानी वहाँ के संसद भवन का क्या था? वो संसदीय में डायड, मतलब वहाँ का डायड है, जैसे भारत में संसद होता है उस प्रकार से उसको डायड बोलते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को। वहाँ का एक प्रतिनिधि था। कौन था प्रतिनिधि? तो ये था बिस्मार्क। कहता है ये हीगेल दार्शनिक के विचारों को मानने वाले थे। कौन? बिस्मार्क जो था से हीगेल कौन था? तो दार्शनिक था। उनके विचारों को मानने वाले थे। कौन मानने वाले थे? तो बिस्मार्क कहाँ के चांसलर था? तो प्रासा के चांसलर था। पहले क्या था? वो जर्मन डायट था। इसका समर्थक सभी वर्णों के से मिला चाहते थे, सभी जरूर को मिला चाहते थे। वह राष्ट्रवादी हो या उदारवादी, सभी से मिला जुला इनका बातें को रहता था। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। याद रखना इसको कि रक्त एवं लौह का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया, जिसके बदौलत 1864 में डेनमार्क को हराया और 1866 में सोडोवा का युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया को हराया। 1870 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना को हराया और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, एवं इसके बाद संपूर्ण इटली का एकीकरण हुआ। संपूर्ण जर्मनी का क्या होगा? एकीकरण होगा। इसमें इटली लिख दिए नीचे, जर्मनी का एकीकरण होगा, यहाँ जर्मनी होगा, यहाँ क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण होगा संपूर्ण। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के साथ हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संधि के। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। सोडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। 1866 ईस्वी में। चलिए दीर्घ का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दीर्घ का यह तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव पर की चर्चा करना है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण कि किस प्रकार से उदय हुआ, उदय होने का और पीछे कारण क्या था, और उनको से प्रभावित पर उनको चर्चा करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कहता है राष्ट्रवाद का उदय यूरोप महादेश में के फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789 को अहम माना जाता है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। तो फ्रांस किस महादेश में है?
यूरोप महादेश में है। फ्रांस में किस क्रांति के तहत हुआ? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पर शासक कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां किस वंश के था? तो बुर्बो वंश के था। आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर बेहतर प्रदर्शन करना है आज में आपको 2024 के मैट्रिक बोर्ड में, तो आप इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए। हर उस प्रश्न को हम तोड़ेंगे जो आपको मुसीबत बनता है, क्योंकि फ्रांस में एक निरंकुश राजा लिखा है राजा, जिनका नाम था लुई 16वां। ये कट्टर प्रतिक्रियावादी विचारधारा के शासक का आधिपत्य था। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन को विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति जैसा ही हुआ, उसके बाद वहाँ नेपोलियन जो था एक सेनापति था। इस नेपोलियन के बदौलत ही वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, और इसके साथ ही नेपोलियन द्वारा विजित मतलब जीता हुआ प्रांत राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगा। शिक्षित, मध्यम वर्ग, शिक्षक यानी व्यापारी और आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ, और ऐसे वर्ग क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे बड़ा किसी को श्रेय देना चाहिए, तो वह बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि बुर्बो वंश के शासक लुई 16वां की मृत्यु के बाद वो सारा सत्ता वही संभाले, और उन्होंने जीता हुआ क्षेत्र पर अपना क्या किया? राष्ट्रवाद की भावना यानी चेतना को जगाया। अब इसके प्रभाव को देखते हैं कि प्रभाव किस प्रकार से हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय से निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा? कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतिकारी और आंदोलन हुए, जिससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। कई क्षेत्रों में, कई जगह पर, कई देशों में आंदोलन हुए, क्रांतिकारी पैदा लिए, और इससे राष्ट्र का निर्माण हुआ, नए नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। दूसरा कि राष्ट्रवाद के उदय से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर हुआ। निरंकुश मतलब कट्टरवादी था। वो क्या था? कट्टरवादी राजा, जनता को देखना ही नहीं चाहता था। इसके बाद देखते हैं तीसरा में कहता है इसमें कि राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव से एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। जब राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ, यूरोप महादेश में हुआ, तो उसका असर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो इसके साथ ही एशिया महादेश में हुआ। इसके बाद अफ्रीका महादेश पर भी पड़ा, जो कि बहुत बढ़िया था, और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो हम लोग अपना भारत के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में 4th चैप्टर में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके साथ ही देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है जुलाई 1830 की क्रांति के विवरण दें। 1830 में क्रांति हुआ था, 1848 में क्रांति हुआ। 1830 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, जो जुलाई 1830 में क्रांति हुआ। इसका आंसर किस प्रकार से देंगे? तो आंसर इसका इस प्रकार से होगा। उत्तर हम लोग किस प्रकार से देंगे? तो आइए देखते हैं। चलिए, कहता है इसमें कि जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति चार्ल्स दसम के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? कहेगा जुलाई 1830 की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा दिया। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जाग रहा था, क्रांतिकारी पनप रहे थे, और किनको द्वारा दबा दिया गया? चार्ल्स दसम के द्वारा बना दिया। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? पोलिगनेक को। याद रखना है कि पोलिगनेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो चार्ल्स दसम ने बनाया। विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री किसे बनाया? काउंट काबूर को बनाया। विलियम प्रथम ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो गीजो को बनाया। एकदम प्रधानमंत्री वाला रट लेना है, जितना बात बोलें वीडियो का स्किप करके नहीं देखे, एकदम लगातार देखते चलें। बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला 2024 के एग्जाम के लिए। आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ ये बात। किसे बनाया? पोलिगनेक को बनाया। प्रधानमंत्री बनते ही लुई 18वां ने समान नागरिक संहिता लागू किया था। उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग स्थापना किया तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। कौन? पोलिगनेक। लुई 18वां एक राजा था जिन्होंने समान नागरिक संहिता, जिसको सिविल कोड बोल सकते हैं जैसे भारत में अभी, तो उस प्रकार से लागू किया जो जनता के हित के लिए था। लेकिन उसको में तबादला करके, उसको में संशोधन करके, जो पोलिगनेक था उसमें फेरबदल कर, और पोलिगनेक ने इस कदम से उदारवादी लोग अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा, और प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादी में पोलिगनेक के खिलाफ आवाज़ उठने लगे, और इस प्रकार से जनता उनके खिलाफ हो गए और आवाज़ उठना शुरू हो गया। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश लाकर प्रेस की स्वतंत्रता का बैन, इसके द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया गया।
उसके साथ ही दबाने का प्रयास किया गया, इसके साथ ही प्रयास किया गया और इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस की 18 जुलाई की क्रांति था। 1830 की जुलाई की क्रांति था। तो चार्ल्स दशम ने किसे बनाया प्रधानमंत्री? पोलिग्नेक को बनाया। विक्टर एमेनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को बनाया। विलियम परथन ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? गीजो को बनाया। याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दे। यूनान में जो स्वतंत्र आंदोलन चला उसका संक्षिप्त विवरण देना है। कहता है उत्तर में इस प्रकार से देंगे कि यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन को देखा जाए तो इसका गौरवमय अतीत रहा है, मतलब इतिहास रहा है, क्योंकि यूनानी सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धता हासिल किया है यूनान को। लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। तुर्की जो अभी वर्तमान में जिसकी राजधानी अंकारा है, यहाँ पर एक बहुत पहले शासन चलता था जिनका नाम था ओटोमन साम्राज्य। ये पूरा तुर्की का कब्जा रहता था यूनान पर। किस पर? यूनान पर इसका पूरा कब्जा रहता था। इसके बाद किसके अधीन था? यूनान अधीन था किनके? तुर्की साम्राज्य के। फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना की लहर जगी और तुर्की शासन के स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोग आंदोलन करना शुरू किए। जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूनान में भी राष्ट्रवाद की भावना जगी और राष्ट्रवाद की भावना यूनान में जगा तो तुर्की को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। जब खदेड़ना शुरू करता है तो क्या होता है? तभी तुर्की के शासक इस आंदोलन को दबाने लगा और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को बुरी तरह से कुचलने लगा। इसी समय में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलकर यह निर्णय लिया कि तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई किया जाए। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई किया जाए। और इस तरह से तुर्की के खिलाफ किया गया कार्रवाई में बुरी तरह से क्या हुआ? वो हार गया। बुरी तरह से हार गया। कौन? तुर्की। तो तुर्की किसको अधीन किए हुआ था? यूनान को। किसको? यूनान को। और परिणाम यह हुआ, रिजल्ट यह आया कि तुर्की शासन से मुक्ति पाकर यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तो ये आपका दीर्घ का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन था। आपको वीडियो को फिर से बार बार देखें, हर उस प्रश्न को आप बढ़िया से एकदम अध्ययन कर सकते हैं। इतना बेहतरीन ढंग से हमने बताया। फिर से बोलते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको नए चैप्टर से इतिहास, ज्योग्राफी